फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अपन देखते हैं लेक्चर नंबर 31। अपनी नेक्स्ट यूनिट है, ये यूनिट नंबर 8 आप डाल लेंगे। ये हमारी यूनिट नंबर 8 है। यूनिट का नाम है डायमेंशनल एनालिसिस एंड लिफ्ट ड्रैग फोर्सेस। तो लिफ्ट और ड्रैग फोर्स तो छोटा टॉपिक है, बाकी अपनी मेनली जो कंप्लीट यूनिट है वो डायमेंशनल एनालिसिस पर आधारित है। तो डायमेंशनल एनालिसिस को अपन पढ़ते हैं, क्या होता है डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशन का अपन यूज़ करेंगे किसी भी रिसर्च में या किसी भी चीज़ को चेक करने में। वो कंप्लीट स्टडी अपने डायमेंशनल एनालिसिस नाम के टॉपिक के अंदर कवर होती है। तो अगर मैं बात करूं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी हुई हमारी वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, फिजिकल है। और डिस्चार्ज हुआ हमारा, ठीक है। वेलोसिटी हुई, डिस्चार्ज, एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी, जो भी चीज़ें हमारी, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, फिजिकल क्वांटिटी हैं, जो अपन मतलब फिजिकली है सारी सारी चीज़ें ये। इन क्वांटिटीज़ को अपन किस तरह से डिनोट करें, यूनिट सिस्टम होता है अपना MKS, FPS, CGS, SI, ये यूनिट सिस्टम है भाई। वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनके अपने फॉर्मूले वगैरह भी अपन को पता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि जितनी भी हमारी क्वांटिटी होती है उनको हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं, जितनी फिजिकल क्वांटिटी होती है उन सभी को अपन फंडामेंटल क्वांटिटी की रूप में दर्शाते हैं। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, चाहे कोई सी भी आप बोलोगे ना मेरे को, उसको अपन केवल फंडामेंटल। अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब है डायमेंशंस, ठीक है, ये आप जानते हो। अब मैंने डायमेंशन का दूसरा नाम बोल दिया फंडामेंटल क्वांटिटी, तो आपको समझ ही नहीं आया। और अगर मैं बोल देता ना कि भाई अपन कोई भी चीज़ हो उसको MLT के रूप में डिनोट करते हैं, तो आप तुरंत समझ जाते कि हाँ सर MLT के रूप में डिनोट करते हैं। तो MLT क्या होता है, डायमेंशन। और ये कौन सी है, फंडामेंटल क्वांटिटी अपन इसको बोलते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हुई हमारी, वेलोसिटी हुई, एक्सीलरेशन, जो भी क्वांटिटी है। तो जितनी भी अपनी क्वांटिटीज होती हैं फिजिकली, उन सभी को अपन फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब डायमेंशन के रूप में डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं, जिससे हमें सुविधा हो। भाई किसी चीज़ की क्या डायमेंशन है, किस चीज़ की क्या मीटर पर सेकंड है, तो कुछ भी चीज़ में है वो, लेकिन वो अल्टीमेटली तीन ही चीज़ों पर निर्भर करता है। कोई भी क्वांटिटी है तीन चीज़ पर डिपेंड करेगी, या तो टाइम पर करेगी, या वो द्रव्यमान, ठीक है, मास पर करेगी, या फिर लेंथ के रूप में होगी। कोई भी डायमेंशन वो इन तीन चीज़ों के रूप में होती है। इनको अपन फंडामेंटल बोलते हैं। फंडामेंटल मतलब जो सारी चीज़ केवल इन तीन पर डिपेंड कर रही है। अब जैसे मान लो डिस्चार्ज बोल रहा हूँ मैं, डिस्चार्ज क्या है, मीटर क्यूब पर सेकंड। अब भैया ये है तो मीटर क्यूब, मीटर का क्यूब है, ये सेकंड है। लेकिन बोला जाए मीटर क्या चीज़ है, वो लेंथ होती है। सेकंड क्या होता है भैया, टाइम होता है। अगर मैं बोलता हूँ किस चीज़ के बारे में, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ आपको एक्सेलरेशन के बारे में बोल रहा हूँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी वही कहानी है। इसकी यूनिट तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन मीटर क्या है, लेंथ है। सेकंड क्या है अपना, टाइम है, ठीक है ना। और आप कोई चीज़ मुझे बोल दीजिए, फोर्स हुआ, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास क्या होता है, फोर्स को अपन न्यूटन में डिनोट करते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो है तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन किलोग्राम क्या होता है भैया, मास। मीटर क्या होता है, लेंथ। ये क्या होता है, टाइम। कुल मिला के आप जो भी फिजिकल क्वांटिटी मतलब फोर्स हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, डिस्चार्ज हुआ हमारा, वेलोसिटी हुई, ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी हुई, डेंसिटी हुई, हर चीज़ को आप किसमें, हर चीज़ जो होती है उसमें केवल तीन ही चीज़ इन्वॉल्व होती हैं, मास, लेंथ और टाइम। वैसे तो सात होती हैं, लेकिन अपनी मेन कौन सी है, मास, लेंथ और टाइम। और मास, लेंथ और टाइम को अपन क्या बोलते हैं, डायमेंशन या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी। तो कहने का मतलब, और इसके यूज़ क्या होते हैं वो बताता हूँ आपको। इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब अपन क्या करेंगे, हर एक क्वांटिटी को इन तीन की टर्म में डिनोट कर देंगे। फिर हम जो भी फॉर्मूला उसका बना रहे हैं, डेवलप किया हमने नया फॉर्मूला या फिर पहले से बना हुआ है, तो हम चेक करते हैं कि उसके दोनों तरफ की डायमेंशन जो है बराबर है या नहीं। डायमेंशन बराबर होने का मतलब क्या है, क्या इधर वाली चीज़, भाई सीधी सी बात है, आप कोई भी फॉर्मूला बना रहे हो, क्यू बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी, कुछ भी फॉर्मूला आप बना रहे हो, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो बना रहे हो आप फॉर्मूला। तो वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम है, चाल बराबर दूरी बटे समय है। तो इसमें ये जो चाल होती है हमारी, वो किस पर निर्भर करनी चाहिए, लेंथ पर और टाइम पर। और इधर वाली चीज़ भी लेंथ पर और टाइम पर डिपेंड करनी चाहिए। दोनों चीज़ एक ही चीज़ तो है, दोनों ये बराबर ही तो है दोनों।
तो ये दोनों ही चीज़ें सेम चीज़ पर डिपेंड करनी चाहिए, ये भी लेंथ टाइम पर, ये भी लेंथ टाइम पर डिपेंड करनी चाहिए, तब तो मतलब हमारा फॉर्मूला ठीक है, अदरवाइज फॉर्मूला ठीक नहीं है। या फिर ये हो सकता है कि फॉर्मूला, और ऐसा भी हो सकता है कि भाई इधर उधर की बराबर नहीं बैठ रही है, नहीं बैठ रही तो इसका मतलब फॉर्मूला गलत है। नहीं, फॉर्मूला गलत नहीं है, लेकिन उस फॉर्मूले का यूज़ आप केवल स्पेसिफिक फील्ड में कर सकते हो, लिमिटेड एरिया में कर सकते हो, पूरे वर्ल्ड वाइड नहीं कर सकते। लेकिन जिन फॉर्मूले में ऐसा होता है इधर की डायमेंशन बराबर है, तो इसका मतलब वो फॉर्मूला बिल्कुल ओके है। आप उस पर कोई सा भी लॉ यूज़ कर सकते हो स्टैंडर्ड, जैसे न्यूटन का गति का नियम एप्लीकेबल करना चाह रहा हूँ उसके ऊपर, या मैं कोई कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन एप्लीकेबल करना हो सकती है। कब होगी? जब दोनों डायमेंशन बराबर होंगी। लेकिन अगर दोनों डायमेंशन बराबर नहीं है तो वो फॉर्मूला इतना वैलिड नहीं है, वो फॉर्मूला केवल लिमिटेड एरिया के लिए, वो वर्ल्ड वाइड अपन उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सब यूज़ होते हैं किसके, ये सब किसके यूजेस हैं? हमारे डायमेंशनल एनालिसिस के। तो अब मैं अगर आपको ब्रीफ करूँ तो कितना बड़ा यूज़ होता है डायमेंशनल एनालिसिस का? भाई बहुत बड़ा यूज़ है इसका। अरे जितने फॉर्मूले बनते हैं ना, देखो मुझे इतना मालूम है, मैंने अभी आपको एक लाइन बोली कि सारी फिजिकल क्वांटिटी को अपन फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में डिनोट करते हैं। फिजिकल मतलब फोर्स हुआ, डेंसिटी हुई, एक्सेलरेशन हुआ, डिस्चार्ज, कुछ भी है, उन सबको अपन केवल किसके रूप में डिनोट करेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब MLT। इससे मुझे समझ में आता है कि हर एक फॉर्मूला इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं तीनों पर करे, हो सकता है इन दोनों पर, इन दोनों पर, इन दोनों पर, या तीनों पर। इन तीन चीज़ के अलावा किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। तो मुझे एक चीज़ तो पता चल गई कि सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ इन तीन पर ही डिपेंड करती हैं। तो इन तीन की सहायता से मैं फॉर्मूला बना सकता हूँ। इन तीन की सहायता से, भाई इससे ये हो रहा है ना, तो इससे मैं ये भी तो कर सकता हूँ ना उल्टा। तो मैं इन तीन की सहायता से फॉर्मूला बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा? बस मुझे ये पता होना चाहिए कि जो फोर्स है वो किस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कि मैं अगर ऊपर से पत्थर फेंक रहा हूँ, मैं कोई फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूँ किस चीज़ का, कि ऊपर से मैं पत्थर फेंक रहा हूँ, कितनी देर में नीचे पहुँच जाएगा, किस वेग से पहुँचेगा। तो मुझे पता होना चाहिए कि किस किस चीज़ पर निर्भर कर रहा है, समय पर निर्भर कर रहा है। तो अपन इसकी सहायता से फॉर्मूले बनाते हैं, और ऐसा होता भी है। बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं जो इसकी सहायता से ऐसे बनाए गए, डायमेंशनल एनालिसिस की सहायता से फॉर्मूले बनाए गए हैं। जैसे इस यूनिट में जो लास्ट में पढ़ेंगे ना हम, लिफ्ट फोर्स, ड्रैग फोर्स, वो जो फॉर्मूला है वो डायमेंशनल एनालिसिस से ही बनाया गया है। बस हमने वहाँ पर ये देख लिया कि ड्रैग फोर्स इन इन चीज़ों पर निर्भर करता है। वो निर्भरता को अपन ने लिख लिया। लिखने के बाद में बकिंघम पाई थ्योरम और दो थ्योरम होती है, उनकी सहायता से अपन फॉर्मूला को डेवलप करते हैं। तो ये इसके यूज़ होते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के। तो इनका और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं, वो सब कुछ अपन लिखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं आपको डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ लिखना चाहूँगा। तो मैं इसको लिखता हूँ, प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती है हमारी? फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती है? डायमेंशंस MLT के रूप में प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में दर्शाया जाता है। चाहे इसको आप यहाँ से हटा सकते हो। इन फंडामेंटल क्वांटिटी को डायमेंशन, अब इसके ब्रैकेट में लिख देंगे MLT कहते हैं। वह फंडामेंटल क्वांटिटी की इस स्टडी को
डायमेंशनल एनालिसिस कहा जाता है, डायमेंशनल एनालिसिस कहा जाता है। डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ निम्न जगह करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं भाई? तो इसके दो यूज़ होते हैं हमारे, डायमेंशनल होमोजेनिटी चेक करने में और दूसरा मॉडल टेस्टिंग में। अब बात आती है डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मैं आपको बता रहा था ना अभी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब वो फॉर्मूला हमारा बिल्कुल करेक्ट है, वर्ल्ड वाइड यूज़ कर सकते हैं उसका अपन। तो वो चीज़ अपन इसको सेपरेटली पढ़ते हैं, एक इसको पढ़ते हैं, इसको अपन ए के रूप में पढ़ते हैं, इसको बी। तो मैं ए हेडिंग डालता हूँ, मैं इसे मिटा रहा हूँ भाई। तो अब आप ए हेडिंग डालोगे, डायमेंशनल होमोजेनिटी। क्या होता है डायमेंशनल होमोजेनिटी? जब अपने लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की दोनों तरफ की जो इक्वेशन है उनकी डायमेंशन इक्वल होती है, बराबर होती है, तो अपन उस इक्वेशन को डायमेंशनली होमोजीनियस कहते हैं कि ये डायमेंशनली होमोजीनियस इक्वेशन है, डायमेंशनली समान इक्वेशन है। और इस कंडीशन में जो ऐसी इक्वेशन होती है हमारी, उनका यूज़ क्या होता है, वो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएंगी। अब उसका आप पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी यूज़ करो, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले सारे उन पर एप्लीकेबल होते हैं। कोई भी फॉर्मूला आप उस पर अप्लाई करो, सब कुछ वैलिड है। ठीक है, लेकिन अगर कोई इक्वेशन ऐसी है जो डायमेंशनली होमोजेनियस नहीं है, तो आप उस इक्वेशन को केवल लिमिटेड एरिया में यूज़ कर सकते हो, हर जगह यूज़ नहीं कर सकते। ये मैं आपको लिखवाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा। अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऐसी इक्वेशन के बारे में ऑलरेडी। तो पहले अपन इसके बारे में एक दो लाइन लिखते हैं। जब किसी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड व राइट हैंड साइड की डायमेंशंस इक्वल होती हैं, तो ऐसी इक्वेशन को डायमेंशनली होमोजेनियस इक्वेशन कहा जाता है। डायमेंशनल होमोजेनियस इक्वेशन पर सभी स्टैंडर्ड फॉर्मूले व लॉज एप्लीकेबल होते हैं।
वह इन इक्वेशन का यूज़ कहीं भी किया जा सकता है। जो मैंने आपको बताया वो चीज़ मैंने अभी लिखवाई है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक बार ये एक्सपेरिमेंट दिखाई देते, अपन एक एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं। अपन चेक करते हैं डायमेंशनल होमोजीनियस। तो देखो भाई, Q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, क्योंकि डायमेंशन मीटर क्यूब पर सेकंड होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। मीटर क्यूब पर सेकंड बराबर मीटर क्यूब पर सेकंड। m0L3t-1 इज इक्वल टू m0L3t-1। LHS बराबर RHS। इसका मतलब क्या है, डायमेंशनली होमोजेनियस। ये तो सिंपल सी बात थी, बहुत सारी इक्वेशंस हैं, मैंने तो आपको केवल एक एग्जांपल बताया है। Q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी, मीटर क्यूब पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन है डायमेंशनली होमोजीनियस है या फिर नॉन होमोजीनियस है। तो ये मैंने देखा, इसकी डायमेंशन लिखी मीटर क्यूब पर सेकंड होती है डिस्चार्ज की, एरिया की मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। दोनों की ये यूनिट सेम है तो इसकी डायमेंशन भी सेम है, LHS बराबर RHS। तो इसकी डायमेंशनली क्या है, होमोजीनियस। तो मेरे को ये इससे क्या मुझे समझ में आया कि ये जो इक्वेशन है इसके ऊपर कोई सा भी लॉ हो वो वैलिड है, और इस इक्वेशन को हम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। ये नहीं कि हमने ये इक्वेशन को डेवलप किया, मैं अलवर में इसको फॉर्म कर रहा था, अलवर में मैं इसी इक्वेशन को बना रहा था, तो केवल इसी इक्वेशन का यूज़ मैं अलवर में ही कर सकता हूँ। अलवर में किसी भी जो कैनाल है या फिर चैनल है उसमें मुझे डिस्चार्ज ज्ञात करना है, तो मैं इस इक्वेशन का यूज़ केवल अलवर में यूज़ कर सकता हूँ। बाकी अलवर से मैं बाहर जा रहा हूँ, यूपी जा रहा हूँ, तो वहाँ पर इसका यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इस इक्वेशन को आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो वर्ल्ड वाइड। बात क्लियर है, ये एप्लीकेबल है। ऐसी अब बात करते हैं, एक इक्वेशन देखी होगी आपको, v बराबर 0.55 m.y⁴ 0.64। ठीक है, तो ये आपने इक्वेशन कहाँ पर देखी है, इरिगेशन में देखी है, लेसी थ्योरी, कैनेडी थ्योरी पढ़ी थी अपन ने। तो कैनेडी थ्योरी में ये वेलोसिटी की इक्वेशन थी, वहाँ पर लिखा भी था एक एम्पेरिकल फार्मूला होता है। तो वेलोसिटी की देखो क्या होती है यूनिट, मीटर पर सेकेंड। 0.55 की कोई यूनिट नहीं, m की कोई यूनिट नहीं, y मतलब मीटर की पावर 0.64। ठीक है, अगर मैं इसकी डायमेंशन बनाता हूँ तो m0L1t-1, और इधर की क्या है, m0L⁴ 0.64 t0। बताओ, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये डायमेंशनली नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है अपर बरी दुआब पर बनाई गई थी भाई, जो अपर बरी दुआब है कि नहीं, वहां पर बनाई गई थी ये इक्वेशन, मतलब इंडिया में बनाई गई थी। यहाँ की जो चैनल की कंडीशंस हैं केवल उनके लिए एप्लीकेबल है। फिर इसको वर्ल्ड वाइड यूज़ करने के लिए क्या किया गया, उसने एम का यूज़ किया था। एम का यूज़ करके फिर अपन इसका यूज़ कहीं पर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन है डायमेंशन नॉन होमोजीनियस है। इस इक्वेशन में एक पहली बात तो मैंने आपको बताया था, हर जगह पूरे वर्ल्ड वाइड ये नहीं कि बस कहीं पर भी यूज़ कर लो, कुछ ना कुछ फैक्टर का यूज़ करना पड़ेगा इस इक्वेशन को यूज़ करने के लिए। ये इक्वेशन सही नहीं है, मतलब हर जगह के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी बात, इस इक्वेशन पर आप हर प्रकार के लॉ नहीं लगा सकते। हर प्रकार के लॉ का मतलब क्या है, मान लो मैं इस इक्वेशन के द्वारा चेक करना चाह रहा हूँ कि इस इक्वेशन के अंदर मैं चेक करना चाह रहा हूँ ग्रेविटेशनली सही है या नहीं, ठीक है, या फिर विस्कस फ्लो वगैरह इसमें देखना चाह रहा हूँ, मैं कुछ भी चीज़ में देखना चाह रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता, कोई अदर लॉ का यूज़ नहीं कर सकता इस इक्वेशन के अंदर। तो ये इसकी कमी हो गई। तो ये होती है डायमेंशनल होमोजीनियस, डायमेंशनली नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ये अपन एग्जाम्पल कर चुके हैं।
अब बात आती है कि जो अपन फॉर्मूले बनाते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर, तो डायमेंशनल एनालिसिस में जनरली दो मेथड का यूज़ करते हैं अपन। एक तो होता है रेले मेथड, एक होता है बकिंघम पाई थ्योरम। ठीक है, इन दोनों मेथड की सहायता से डायमेंशनल होमोजेनिटी को चेक किया जाता है और फॉर्मूले को भी डेवलप करते हैं। जो मैंने आपको बताया ना, फॉर्मूला अपन बनाते हैं लिफ्ट फोर्स के लिए, ड्रैग फोर्स के लिए, उन फॉर्मूले को बनाने के लिए कौन से मेथड का यूज़ करते हैं अपन? या तो रेले मेथड का यूज़ करते हैं या फिर अपन बकिंघम पाई थ्योरम का। अब वो जो मेथड हैं वो दोनों ही मेथड हमारे कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल मतलब क्या है? बड़े बड़े उन मेथड के ऊपर जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, थोड़े से कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डिराइव करने के, डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपके लिए इतने यूज़फुल नहीं है। उनमें जो काम की चीज़ है केवल एक एक लाइन की है, जो मैं आपको उन दोनों मेथड के अंदर लिखवा दूंगा। ठीक है ना? तो मैं इसे मिटाता हूँ और इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, इस ए पार्ट के अंदर ही है, तो मैं उसे लिखता हूँ। मैं इसे मिटा रहा हूँ भाई। तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे डायमेंशनल होमोजेनिटी व फॉर्मूले डेवलप के निम्न दो मेथड होते हैं। इसमें एक लाइन लिख देना, डायमेंशनल होमोजेनिटी चेक करने व फॉर्मूला डेवलप करने के निम्न दो मेथड होते हैं। रेले मेथड और बी है हमारा बकिंघम पाई थ्योरम। तो रेले मेथड जो होता है, इन दोनों मेथड के अपने अपने तरीके होते हैं। इस मेथड में जो दोनों साइड होती हैं, LHS और RHS, दोनों ही डायमेंशनल होती हैं। डायमेंशनल का मतलब दोनों की कुछ ना कुछ डायमेंशन होती है, विमा होती है। लेकिन इस मेथड के अंदर ऐसा नहीं होता, दोनों की डायमेंशन नहीं होती है। दोनों तरफ जो हम पुट करते हैं, दोनों तरफ जैसे मान लीजिए इसके अंदर जो हम कोई फॉर्मूला डेवलप करें डिस्चार्ज और डिस्चार्ज का, तो Q बराबर AV, तो दोनों तरफ जो भी हम टर्म रख रहे हैं ना, दोनों तरफ जो भी आप टर्म रख रहे हो, दोनों ही टर्म की डायमेंशन होती है LHS RHS की। लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जो भी हम फॉर्मूले डेवलप करना चाह रहे हैं उसमें दोनों साइड को अपन डायमेंशनलेस टर्म के रूप में डिनोट करते हैं। तो डायमेंशनलेस आप इसको कैसे कर सकते हो, AV को इधर भेज दो, तो फॉर्मूला वही है, थोड़ा सा चेंज हो गया। तो Q अपॉन AV डायमेंशनलेस होगा क्या नहीं हो गया? Q की यूनिट होती है मीटर क्यूब पर सेकेंड, एरिया की मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकंड, ये कैंसिल हो गया, इधर रहेगा केवल 1, इधर 1। तो ये एक टर्म हो गई हमारी। ये कौन सी टर्म होगी? डायमेंशनलेस। तो इस डायमेंशनलेस टर्म को अपन, ऐसी काफ़ी सारी टर्म बनती है, एक बन गई, मान लो ये तो छोटा सा फॉर्मूला, बड़े बड़े फॉर्मूले बनते हैं तो उनमें दो टर्म बन गई ऐसी। तो जो टर्म बनती है ना 1 2 3 4, उन टर्म्स को बोलते हैं अपन पाई टर्म। पाई भी क्या है? डायमेंशनलेस होता है ना, एक पैर पाई 22/7। तो ये जितनी भी टर्म बन रही है उनको अपन पाई टर्म बोलते हैं। जो जितनी भी हमारी डायमेंशन लेस टर्म बन रही है उनको बोलते हैं पाई टर्म। तो कितनी पाई टर्म बनी? पाई 1, पाई 2, पाई 3। भाई एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी। कितनी डायमेंशन लेस टर्म बनेंगी वो किस पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है जितने आपके वेरिएबल है ना, जितने आपके वेरिएबल हैं। देखो 1 2 3 है इसमें वेरिएबल, तो वेरिएबल की संख्या को अपन m से डिनोट करते हैं। मतलब 3 तो वेरिएबल हैं इसमें, और आपके वो कितने हैं इसके अंदर, डायमेंशन कितनी है? डायमेंशन को 3 ही होती है MLT। तो ऐसे अपन देखते हैं कि कितनी इसमें पाई टर्म बनेंगी। तो इसमें तो बनने लायक था ही नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला बन चुका है ऑलरेडी, छोटा सा फॉर्मूला है।
तो जो पाई टर्म होती है, यही क्वेश्चन पूछते हैं पाई टर्म किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पाई टर्म। नंबर ऑफ पाई टर्म का मतलब क्या है? कितनी पाई टर्म्स बनेंगी, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बनेंगी? किस पर डिपेंड करता है? एक तो कितने वेरिएबल हैं उनकी संख्या पर, मतलब m, वेरिएबल संख्या को अपन स्मॉल m के द्वारा डिनोट करते हैं। एक डिपेंड करता है कि कितने उसके अंदर डायमेंशंस हैं। तो कुल मिला के मैं एक बार और रिवाइज करवाता हूँ, इससे आपको समझ में आए। इस मेथड के अंदर जो भी फॉर्मूला डेवलप करना चाह रहे हैं या फिर होमोजेनिटी चेक करना चाह रहे हो, तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को डायमेंशनलेस टर्म के रूप में पुट किया जाता है, रखते हैं अपन। डायमेंशनलेस नहीं, डायमेंशनल, ठीक है, मतलब उनकी कुछ ना कुछ डायमेंशन होती है। लेकिन नीचे वाले मेथड में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें चाहे डायमेंशन है या नहीं है, अपन कंप्लीट फॉर्मूले को डायमेंशनलेस टर्म के रूप में डिनोट करते हैं। और वो डायमेंशनलेस टर्म होती है, उसको अपन पाई टर्म के द्वारा बोलते हैं। क्या बोलेंगे उस टर्म को अपन? पाई टर्म। तो कितनी पाई टर्म बनती हैं? पाई 1 पाई 2 पाई 3, कितनी डायमेंशनलेस टर्म्स बनेंगी? 1 बनेगी, 2 बनेगी, 3 बनेगी। वो डिपेंड करता है किस पर, कि कितने सारे तो वेरिएबल हैं इसमें इक्वेशन में, ठीक है, और डायमेंशंस कितनी है। वेरिएबल की संख्या को अपन स्मॉल m के द्वारा डिनोट करते हैं, डायमेंशन को n के द्वारा। तो दो ही क्वेश्चन बनते हैं कि इसमें LHS RHS की डायमेंशनल होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है। और एक इसके अंदर इसमें कैसे रहते हैं। और पाई टर्म के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको 4-5 वेरिएबल दे देगा कि ये वेरिएबल हैं किसी भी इक्वेशन में, 6 वेरिएबल हैं, तो बताओ कितनी पाई टर्म बनेगी। तो 6 - 3 बराबर 3 बनेगी। 5 है तो 5 - 3 बराबर 2 बनेगी। 4 है तो 4 - 3 बराबर 1 बनेगी। 3 है तो 3 - 3 बराबर 0 बनेगी। ये क्वेश्चन बनता है बस। तो इसको अपन लिख लेते हैं। रेले मेथड में अपन लिखते हैं क्या? इस मेथड में इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड व राइट हैंड साइड को डायमेंशनल टर्म के रूप में रखा जाता है। और इसमें क्या करते हैं? इस मेथड में इक्वेशन की LHS व RHS को डायमेंशन लेस टर्म, मतलब पाई टर्म के रूप में रखा जाता है। पाई टर्म की संख्या कॉमा किस किस पर निर्भर करती है? वेरिएबल्स की संख्या व डायमेंशन की संख्या पर निर्भर करती है। पाई टर्म्स बराबर m - n, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर m तो क्या है और n क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ डायमेंशन। ठीक है भाई, तो ये अपनी कुछ बातें थी। पहले पार्ट, जो पार्ट था डायमेंशनल होमोजेनिटी, उससे रिलेटेड। अपन बी पढ़ते हैं मॉडल टेस्टिंग। इसका जो दूसरा यूज़ था कैपिटल बी, वो पढ़ते हैं अपन मॉडल टेस्टिंग। मैं इसे मिटाता हूँ।
मॉडल टेस्टिंग। तो मॉडल टेस्टिंग क्या है कि जो अपना कोई भी चीज़ होता है ना, कोई भी अपन को कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है, मान लो मुझे कार बनानी है या मुझे जहाज़ बनाना है, एरोप्लेन बनाना है, कुछ भी बनाना है मुझे। अगर मुझे कार बनानी है तो क्या करूँगा मैं कार बना करके मैंने कंप्लीट कार बना दी। मेरे को ऐसी कार बनानी थी जिसको अगर मैं दीवार से टकराऊँ, अगर वो कार जो है 120 की स्पीड में भी दीवार से टकराए तो दीवार टूट जाए, कार नहीं टूटे। मुझे ऐसी कार बनानी है। तो मैंने ऐसी कार का डिज़ाइन किया, सोचा कि भाई इसमें ऐसा मटेरियल लगाऊं, मैं ये करूं वो करूं, और फिर उसके बाद में वो कार नहीं टूटेगी, दीवार टूट जाएगी। मैंने कार बना दी अपने जो मेरे एक्सपेरिमेंट्स थे, जो मेरे ऑब्जर्वेशन था, उसके आधार पर मैंने कार बना दी। बनाने के बाद मैंने उसमें आदमी बिठाया, आदमी बिठा के मैंने कहा दीवार में दे दो 120 की स्पीड से। तो वो बंदा अंदर बैठा, अंदर बैठ करके उसने 120 की स्पीड से चेक करना चाह रहा था मैं कि मैंने कार बनाई है ठीक है कि नहीं मेरे अकॉर्डिंग। उसने कार को दिया दीवार में, दीवार तो अंबूज आ गई थी भाई, सिविल इंजीनियर बनाई थी, बेहतर सिविल इंजीनियर ने, तो वो तो टूटनी नहीं थी। तो टूटा क्या, कार टूट गई, आदमी भी बराबर। तो क्या टेस्टिंग ऐसे ही होती है कि अपन पहले जो अपन थीम है उस थीम के अकॉर्डिंग अपन उस चीज़ को बना लें, बनाने के बाद अपन टेस्टिंग करें? बिल्कुल नहीं। क्या होता है भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट का पहले मॉडल बनाया जाता है और उस मॉडल को बनाने के बाद उस मॉडल पर टेस्टिंग करते हैं। अगर वो मॉडल पास है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी पास हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है उसको अपन बोलते हैं प्रोटोटाइप। एक्चुअल ऑब्जेक्ट को बोलते हैं प्रोटोटाइप, और जो हमारा मॉडल होता है वो तो मॉडल होता ही, उसका नमूना। तो ये मॉडल टेस्टिंग अपन कैसे करते हैं? अब आप सोचोगे कि सर मॉडल कैसा बनाएंगे, तो कार में बना रहा था कि वैसे ही कार बनाऊंगा? बिल्कुल नहीं। तो जो मेरा मॉडल रहेगा उस कार से, जो मेरी एक्चुअल कार है उससे छोटा रहेगा मॉडल। ठीक है, दीवार की मजबूताई उससे थोड़ी सी कम रहेगी। ठीक है, अब देखो भाई, आप जो हो, आपका वेट है मान लीजिए 50 किलोग्राम, और आप 50 किलोग्राम उठा पा रहे हो ऐसे ऊपर बड़ी मुश्किल से, तो मतलब कह रहे हैं भाई मतलब दम है अगले में, 50 किलो उसने ऊपर उठा दिया। कोई बच्चा है छोटा सा, 2-3 साल का बच्चा है, और उसका वज़न है 10 किलोग्राम, बच्चे का वज़न 2 साल का बच्चा है, और अगर वो बच्चा 10 किलोग्राम उठा दे तो वो भी तो आपके बराबर की क्षमता रखता है कि नहीं रखता है? आप ही थोड़ी कहोगे वो तो 50 किलो तो उठा ही नहीं रहा, मैंने तो 50 उठाया, उसने 10 ही उठाया है। अरे भाई उसका वजन भी तो 10 ही था बेचारे का, आपका भी तो 50 था, तो दोनों का रेशो तो बराबर ही है। जिस रेशो में आप उठा रहे हो उस रेशो में जब आप उसके, तो उन दोनों की स्ट्रेंथ क्या है, हम क्या बोलेंगे भाई दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है, कम नहीं है उसकी बराबर है। अगर कोई 5 साल का बच्चा वो 5 किलो उठा रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ बराबर। कोई छोटा सा बच्चा है 2 किलोग्राम का और वो 2 किलोग्राम उठा पा रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ भी बराबर है। अगर कोई 250 ग्राम का है ना और 250 ग्राम उठा पा रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ भी आपके बराबर है। तो आप ये कैसे जज कर पाए? रेशियो से। इसको बोलते हैं अपन सिमिलैरिटी से अपन चेक करते हैं। इसी प्रकार मॉडल बनते हैं कि बड़ा मॉडल था वो इतना झेल पा रहा था, तो छोटा मॉडल है तो उसके अकॉर्डिंग उसका झेलने का जो वेट है उसको भी अपन कम करेंगे। समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं अपन मॉडल टेस्टिंग। तो पहले अपना जो मॉडल भी छोटा बनेगा, अपना मॉडल तो छोटा बनेगा प्रोटोटाइप से, और दूसरी बात उसके जो बाकी सारी चीज़ें हैं डायमेंशन वगैरह तो छोटी हो ही जाएगी। अरे भाई जैसे कार है, कार का फोटो लेके आप उसको जूम इन करते हो, जूम आउट करते हो, तो वही कार बड़ी हो गई चारों तरफ से, ठीक है, और वही कार जूम इन करने पे छोटी होगी चारों तरफ से। तो जो बड़ी थी वो उसका प्रोटोटाइप था, वो उसका मॉडल था। एज इट इज़ मॉडल बनता है। ठीक है, अब भैया मॉडल होते हैं हमारे 2 प्रकार के। तो मॉडल टेस्टिंग का मतलब क्लियर हुआ? क्या हुआ आगे अपन करेंगे, मैं बताऊंगा आपको। अपने लॉ होते हैं, मॉडल लॉ बोलते हैं अपन उसको, कि हर एक मॉडल पे अलग अलग लॉ वैलिड होता है, अलग अलग लॉ के द्वारा अपन उसकी टेस्टिंग करते हैं। किसी पे रेनॉल्ड लॉ, किसी पे कोई सा, वो अपन आगे देखेंगे इसी यूनिट के अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैसे, जो अभी तक पढ़ा है ना बस वही बोरिंग लगा होगा, बाकी आगे का बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मॉडल टेस्टिंग की मैं आपको बात बता रहा था क्यों करते हैं, बात क्लियर है। अब बात आती है हमारे कि मॉडल जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डिस्टोर्टेड, एक होता है अनडिस्टोर्टेड। अनडिस्टोर्टेड का मतलब अनडिस्टर्ब्ड मान के चलो आप, उसको तोड़ मरोड़ नहीं करी आपने। जैसे कि कार, टरबाइन, पंप। तो अगर आपको इतना बड़ा टरबाइन बनाना है तो आप उसका मॉडल उसी में जूम इन कर दो। मान लो वो 4x4 का था
तो आपने 1/1 का मॉडल बना दिया, छोटा सा बना दिया, या 0.5/0.5 का बना दिया। तो उस 0.5/0.5 को आप बड़ा करोगे ना उसी रेशो में, तो 4/4 भी पहुंच जाएगा वो। सिंपल सी बात है, उसको 8 गुना बड़ा करोगे तो 4/4 का हो जाएगा। तो मतलब आप उसको जूम इन जूम आउट कर रहे हो तो सेम चीज़ बैठ रही है, ठीक है। ऐसे तो कहलाते हैं हमारे कौन से मॉडल, अनडिस्टोर्टेड, मतलब उनकी ज्योमेट्रिक जो सिमिलरिटी है वो चेंज नहीं हुई, जिनका ज्योमेट्रिक स्केल रेशो सेम रहता है। ज्योमेट्रिक स्केल रेशो का मतलब क्या है भाई, ये था मेरा 0.5/0.5, तो लंबाई चौड़ाई का जो रेशो है 0.5 1 आ रहा है। ये मेरा प्रोटोटाइप था 4/4 का, इसका रेशो दिया, रेशो 1 आया। तो ये जो ज्योमेट्री का रेशो है, स्केल रेशो, वो सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकली सिमिलर है, सेम है ज्योमेट्रिकली। 3 प्रकार की सिमिलरिटी होती है, वो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो ज्योमेट्रिकली मतलब क्या है, वो डायमेंशन के रूप में वो सिमिलर है। तो इसका मतलब ये दोनों, ये जो मॉडल है हमारा, ये जो मॉडल है इसको क्या बोलेंगे अपन, अनडिस्टोर्टेड। इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया हमने, डायमेंशन को उसी रेशो में कम कर दिया है। लेकिन कुछ ऐसे भी रहते हैं कि उनके मॉडल जो है हम ऐसे बना नहीं सकते चाह करके भी। क्यों? क्योंकि उनकी कोई ना कोई सी डायमेंशन ऐसी होती है जो आप उसके छोटा कर ही नहीं सकते हो। जैसे हमारी कैनाल बनानी है मेरे को, तो कैनाल तो बहुत बड़ी होती है, उसका मैं मॉडल बनाऊंगा। कैनाल तो बहुत बड़ी होती है, उसका मैं मॉडल बनाऊंगा। तो कैसे बनाओगे, उसकी लेंथ तो है कैनाल की किस में, किलोमीटर में, किलोमीटर में लेंथ है, ठीक है। और लेकिन कैनाल की विड्थ और डेप्थ है केवल मीटर में। डेप्थ है 1 मीटर, विड्थ है उसकी 2 मीटर, और लेंथ क्या है, किलोमीटर में। तो आप सोचो, इतनी बड़ी कैनाल को आप छोटा करोगे, अगर आप उसको जूम इन करोगे तो उसकी लेंथ तो कम हो जाएगी। मान लो इसकी जो लेंथ थी, मान लो 10 किलोमीटर है, इसकी लेंथ कितनी है, 10 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो आपने इसको कर दिया, मॉडल बनाया, मॉडल आपने बनाया केवल 1 किलोमीटर का, मतलब आपने 1/10 कर दिया इसको। तो 1 किलोमीटर का आपने मॉडल बनाया, तो ये 1 किलोमीटर छोटी हो गई, लेंथ तो छोटी हो गई। लेकिन आप इनको कम करोगे 1/10, तो कितना हो जाएगा, ये रह जाएगा 0.1 रह जाएगा। ये 0.1 मीटर मतलब बहुत कम, 10 सेंटीमीटर मात्र। तो इसकी लेंथ तो 1 किलोमीटर, जब अपन ने इसको 1/10 गुना छोटा किया प्रोटोटाइप को, तो लेंथ तो कम हो गई, लेंथ तो दिख रही है कम हो गई, लेकिन बाकी चीज़ें तो बिल्कुल छोटी छोटी सी हो गई। तो उन पर स्टडी कैसे करोगे, जबकि कैनाल में तो ये डेप्थ और विड्थ ही काम की है, ये इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में क्या है, अपन इनको इतना चेंज नहीं करते हैं, डेप्थ और विड्थ को चेंज नहीं करते हैं, केवल किसको चेंज कर रहे हैं, लेंथ को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें डायमेंशन जो है ज्योमेट्रिक सिमिलर है ही नहीं है, ये अलग रेशो है, लेंथ का जो कम होने का रेशो वो अलग है, डेप्थ विड्थ वैसी की वैसी। तो रेशो सेम नहीं रहता है, जैसे इसमें था ना सेम, ऐसे सेम नहीं है। ज्योमेट्रिक सिमिलर, इनको बोलते हैं डिस्टोर्टेड मॉडल। बात क्लियर है क्या नहीं? तो डिस्टोर्टेड मॉडल कौन कौन से हो गए, डैम हुआ हमारा, कैनाल हुई, हार्बर हुआ, ये सारे सारे हमारे डिस्टोर्टेड मॉडल होते हैं। तो अपन लिखते हैं मॉडल के बारे में। मॉडल टेस्टिंग, इसमें लिखेंगे अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले उसका छोटा रूप बनाया जाता है, जिस पर टेस्टिंग करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, छोटा रूप बनाएंगे और उस छोटे रूप पर अपन टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट के इस छोटे रूप को मॉडल कहा जाता है, वह एक्चुअल ऑब्जेक्ट को
प्रोटोटाइप कहते हैं। एक्चुअल ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे अपन? प्रोटोटाइप। ठीक है। और मॉडल, अब अपन लिखते हैं मॉडल अपने कितने प्रकार के होते हैं। मॉडल निम्न दो प्रकार के होते हैं। स्मॉल a अनडिस्टोर्टेड ये वो मॉडल होते हैं जिनकी डायमेंशंस का रेशियो कॉमा प्रोटोटाइप की डायमेंशंस के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है भाई, इसके बराबर होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में, क्योंकि वो टर्म मैंने अभी बताई नहीं ना, इसलिए मैं इस तरह से डिफाइन किया। अर्थात ये मॉडल जियोमेट्रिकली सिमिलर होते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है इनका एग्जाम्पल है जैसे कि हमारा टरबाइन हुआ, ऑटोमोबाइल्स मतलब कार, बस, ट्रक, जो भी कुछ है, टरबाइन और पंप, ये सब हमारे कौन से हैं? ये सब है हमारे अनडिस्टोर्टेड मॉडल। अब बी लिखते हैं अपन, मैं इसी के अंदर लिख दूंगा भाई भी, आप इसको उतार लो, मैं से इसी में चेंज करूंगा। अब अपन बी लिखेंगे डिस्टोर्टेड मॉडल। ये कौन से होते हैं? ये वो मॉडल होते हैं जिनकी डायमेंशंस का रेशो प्रोटोटाइप की डायमेंशंस के रेशो के बराबर नहीं होता। ये वो मॉडल होते हैं जिनकी डायमेंशंस का रेशो प्रोटोटाइप की डायमेंशंस के रेशो के बराबर नहीं होता है। अर्थात ये मॉडल ज्योमेट्रिकली सिमिलर नहीं होते। एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा हमारा? कैनाल हो गई, डैम हुआ, रिजर्वायर हुआ, हार्बर हुआ, ये सारी चीज़ें इसके एग्जाम्पल है। तो ये अपना भाई कंप्लीट हो चुका है, ये वाला टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस का, उनके यूज हो चुके हैं। अब अपन देखेंगे ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी, उसके बाद में हमारे डायमेंशनलेस नंबर होंगे, सिमिलरिटीज़ देखेंगे। सिमिलरिटीज़ जो होती है समानता 3 प्रकार की होती है। तो मैंने आपको ज्योमेट्रिक बताया था। कोई मॉडल और प्रोटोटाइप जो होते हैं ना, कंप्लीटली सिमिलर कब कहलाएंगे? ऐसा नहीं है कि आपने वो कार थी 4x4x4 की और आपने 1x1x1 की बना दी तो ये सिमिलर हो गए। नहीं भाई, ऐसे सिमिलर नहीं होंगे वो तो मान लो मैंने बताई थी पीतल की और ये बनाई तांबे की, तो सिमिलर हो गएगा? बिल्कुल नहीं। तो 3 प्रकार का हम सिमिलरिटी चेक करते हैं। जब मॉडल प्रोटोटाइप तीनों प्रकार से सिमिलर होते हैं, तीन प्रकार की सिमिलरिटी से हम चेक करते हैं। जब वो तीनों प्रकार से सिमिलर होंगे तब जाके हम कहेंगे कि मॉडल जो है प्रोटोटाइप के सिमिलर है। ये तो ज्योमेट्रिक वाला था, समझ में आई कि नहीं आई? मैं फिर से बताता हूँ आपको
कि जो हमारे मॉडल या प्रोटोटाइप होते हैं ना, उसको हम 3 प्रकार से चेक करते हैं। जब तीनों प्रकार से मॉडल जो है प्रोटोटाइप के सिमिलर होता है, तब हम उसको कहेंगे कि हाँ ये कंप्लीटली सिमिलर है प्रोटोटाइप के। तब जा करके अपन उस पर टेस्टिंग करेंगे। ऐसे नहीं करते हैं कि भाई मेरे को बनाना था 4x4x4 का कोई स्ट्रक्चर बनाना था और मैंने उसका 1x1x1 का बना दिया, तो कह दिया भाई ये तो सिमिलर हो गया, क्योंकि मैंने तो यही बताया था आपको, अरे ये सिमिलर तो है लेकिन ये ज्योमेट्रिकली सिमिलर है। उसके बाद अपन उसकी 2 सिमिलरिटीज़ और देखेंगे, डायनामिक सिमिलरिटी देखेंगे अपन, उसकी काइनेमेटिक सिमिलरिटी देखेंगे। तो 3 प्रकार की सिमिलरिटी देखते हैं अपन, ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी, काइनेमेटिक सिमिलरिटी और डायनामिक सिमिलरिटी। जब तीनों प्रकार से मॉडल प्रोटोटाइप के सिमिलर होता है, तब अपन उसको कहेंगे कि ये परफेक्टली सिमिलर है या सिमिलिट्यूड है। अब आप इस पर टेस्टिंग कर सकते हो, तब अपन उस पर टेस्टिंग कर सकते हैं। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक में यही चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कुछ अपने डायमेंशनलेस नंबर्स होते हैं, जैसे कि हमारा रेनॉल्ड नंबर, मैक नंबर, वेबर, यूलर, जितने भी सारे पढ़ेंगे हम, न्यूटन्स नंबर, तो इसको पढ़ेंगे। उसके बाद अपन मॉडल पे जो टेस्टिंग पे जो अपने लॉ होते हैं, हर एक मॉडल पे अलग अलग लॉ काम करता है, किसी पर यूलर लॉ, किसी पर रेनॉल्ड लॉ, तो किस मॉडल पर कौन सा लॉ काम करेगा वो अपन देखेंगे उससे नेक्स्ट टॉपिक में। उसके बाद में तो अपने 2 टॉपिक हैं ही हैं, तो इन सबको अपन देखेंगे आगे। थैंक यू सो मच।